हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान करंट अफेयर में से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है दियामर बादशाह डैम के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो फाइनली दियामर बादशाह डैम पे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम दियामर बादशाह डैम के बारे में आज देखेंगे कि ये डैम कहाँ पे बन रहा है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि ये आज का डैम नहीं है, काफ़ी पुराना डैम है। तो ये डैम काफ़ी कास्टली भी है, तो इसकी कास्ट के लिए कौन से इसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से फाइनेंसिंग सोर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो देखेंगे। कैपेसिटी क्या होगी इस प्रोजेक्ट की और इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट होगा तो लोकल सोसाइटी के ऊपर, फिर जिस प्रोविंस में ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उस प्रोविंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, और फिर एट द एंड इसके पूरे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान पे इम्पैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी। सारी बात है, ये प्रोजेक्ट इतना लेट हुआ है, उसमें इन कंट्रोवर्सीज का अहम किरदार था, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, और फिर फाइनली हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन देखने से पहले हम इसको कोशिश करते हैं बड़े मैप में लोकेशन देखें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हमारे लिए आसानी होगी। ये देखें, ये है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि फॉर्मरली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी, उसका पार्ट था जो अब पाकिस्तान में है। ये वो है, और ये एरिया ऐसा एरिया है जो गिलगित बल्तिस्तान और केपीके को बॉर्डर करता है। ये है इंडस रिवर, और इंडस रिवर के इस जगह पे इसकी साइट प्रपोज की गई है, यहाँ पे इस डैम को बनाया जाएगा। अब ये जो एरिया है ये बॉर्डरिंग एरिया है, ये आपको लाइन भी नज़र आ रही होगी इस तरह की। ये है बॉर्डर बिटवीन केपीके और गिलगित बल्तिस्तान। तो अब यहीं ये जो आगे जाके ना, ये इसका बॉर्डर एरिया, यहीं जाके आगे इसकी एक कंट्रोवर्सी भी बन जाती है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर गौर से देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे साइड प्रपोज की जा रही है, और ये एरिया जो कंसिडर किए जा रहे हैं ये ऐसे हैं कि बॉर्डर हैं बिटवीन गिलगित बल्तिस्तान और केपीके। तो ये इस तरह के एरिया में ये इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक दफ़ा फिर हम इधर आ जाते हैं। तो ये इंडस रिवर पर बनाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट है इसका गिलगित बल्तिस्तान में जिस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा वो है दियामर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे साइड पे जो इसका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो केपीके का कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, और इन दोनों के बॉर्डर में ये बनाया जाएगा। इस डैम का जो रिजर्वायर होगा मोस्टली वो 95% से अबव जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में होगा, और जो इसका पावर हाउस हो रहा है वो केपीके में है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डैम है, ये स्टार्ट होगा रेलकोट विलेज से और नागा पर्वत के बेस तक चला जाता है। उसके जो नागा पर्वत का जो पहाड़ है वहाँ तक ही चला जाएगा, तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा है। ये एक और इसका प्रपोज प्लान है, ये आप देख रहे हैं इंडस रिवर, और ये ऐसे ही इसको इस जगह पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा डैम। ये जो डैम की वॉल है, ये वॉल भी अपने आप में एक किस्म का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 272 फीट टॉल है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगी इन द वन ऑफ द टॉलेस्ट होगी इन द वर्ल्ड। तो हम इसके बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि ये आज का डैम नहीं है, काफ़ी पुराना है। सबसे पहले इसकी 1998 में कोशिश की गई थी कि इस डैम को बनाया जाए, पर ये ना बन सका, इस पर काम ना शुरू हो सका। फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ परवेज़ मुशर्रफ ने अनाउंस किया कि वो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिनमें से दियामर बादशाह डैम जो था वो एक प्रायोरिटी बेसिस पे बनाना था, लेकिन इस पर भी काम ना शुरू हो सका। फिर अगेन 2011 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसका फाउंडेशन स्टोन दोबारा से रखा, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई खास काम ना किया। इसके बाद भी हम न्यूज़ में सुनते रहे कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में कि इसके बारे में कुछ अप्रूवल हुआ है, ये चीज़ें वो चीज़ें, पर इस पर भी कोई खास काम ना हो सका। फाइनली करंट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो इस पर काम करने लगेंगे और करना स्टार्ट करने लगे हैं। इसके हम कुछ कंट्रोवर्सीज भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें थी जो इस डैम को कितना लेट कर गई। उनमें से पॉलिटिकल विल तो थी ही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जीबी का स्टेटस। जीबी में जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फार्मली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का पार्ट था, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। तो वो जीबी का स्टेटस ऐसा है कि इस पर आसानी से फंडिंग नहीं मिलती इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो क्योंकि ये इंडिया क्लेम करता है कि ये एरिया उसका भी है, और इस वजह से जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं कि लोन दिए, हम इस एरिया में प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से हमें वो लोन हमारा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये जो मैं आपको बताया है कि ये एरिया ऐसा है कि बॉर्डर एरिया है बिटवीन केपीके और गिलगित बल्तिस्तान।
तो क्या होता है कि KPK क्लेम करता है कि काफ़ी एरिया उसका है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान करता है कि क्योंकि ज़्यादातर वैसे मोस्टली जो डैम है 95% जो डैम का रिजर्वायर होगा वो गिलगित बल्तिस्तान में होगा। तो इन दोनों में भी डिस्प्यूट रहता है कि ये ज़्यादा एरिया या ज़्यादा रॉयल्टी किसको हो जाए, ज़्यादा एरिया किसको आ रहा है। इसमें से एक अहम कंट्रोवर्सी ये है कि इसका पहले डैम बादशाह डैम था, जबकि जो एरिया ज़्यादा जो मतलब जो विलेज ज़्यादा वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है इससे, वो दियामर है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है। तो ये देखें एक कंट्रोवर्सी सबसे पहले तो इसके नेम पे थी कि नेम बादशाह डैम, जबकि सिर्फ 2 से 4% जो एरिया है वो बादशाह का आ रहा है, ज़्यादातर एरिया आ रहा है दियामर का एरिया जिसमें रिजर्वायर होगा, लेकिन नाम इसका बादशाह था। तो फिर ये एक तो नाम इसका चेंज करके दियामर बादशाह डैम रख दिया गया ताकि दोनों सूबों को उनके जो हैं क्लेम जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, ये भी एक कंट्रोवर्सीज थी इस डैम की उसमें कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने में। दूसरी एक और अहम चीज़ थी जो सेटलमेंट प्लान था। देखें जब ये इधर डैम बनेगा तो इस एरिया में काफ़ी घर हैं, काफ़ी लोग आबाद हैं, जो तकरीबन 32,000 एकड़ ज़मीन है और उसमें तकरीबन 32 गांव हैं। तो उन गांव में काफ़ी फैमिलीज़ रहती हैं। तो जब उन फैमिलीज़ को हम यहाँ पे डैम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट जब डेवलप करेंगे, तो उन फैमिलीज़ को यहाँ से मूव होना पड़ेगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, वो जो डिस्प्लेस होंगे, वो उनका डिस्प्लेसमेंट एक प्लान बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी इतना ख़ास नहीं था, ना उससे लोकल सेटिस्फाई थे। और जब हमने एक दो जगहों पे उस प्लान को हमने जमा भी कराया, क्योंकि हमें लोन लेना था बाहर में, तो उन इंस्टीट्यूशन ने वो हमारा सेटलमेंट प्लान भी रिजेक्ट कर लिया। इसके काफ़ी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं और इसके कल्चरल इम्पैक्ट भी हैं। कल्चरल हेरिटेज का इम्पैक्ट इस तरह से है कि ये जो एरिया है, ये एरिया हज़ारों साल पुराना सिल्क रोड जो है, या सिल्क रूट जो है, वो एरिया है, ये उस एरिया में शुमार किया जाता है। तो इस एरिया में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं, अहम मतलब साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस हैं। तो वो ज़ाया हो जाएंगी, इस डैम में वैनिश हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि ये डैम काफ़ी ऊंचा होगा और वो जो गाँव हैं वो गाँव पूरे के पूरे डूब जाएंगे, और वो जो साइट्स हैं वो काफ़ी जो अहम साइट्स हैं वो डूब जाएंगी। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बुद्धिस्ट दौर की हैं, इस तरह के वहाँ पे पत्थरों पे और रॉक्स पे बनी हुई हैं। तो ये जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये सारी रॉक्स जो हैं डूब जाएंगी। ये देखें, ये बुद्धा का स्ट्रक्चर है, तो ये काफ़ी पुरानी है, ये कोई कम साइट्स नहीं है, ये तकरीबन 88 इस तरह की साइट्स हैं और तकरीबन 68 इस तरह की रॉक पे कार्विंग्स की गई हैं। और ये सारी जो हैं ये या तो टूट जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान, और या फिर ये क्या होगा कि ये डैम में डूब जाएंगी। तो ये एक हमारा एक मतलब अहम असासा मतलब ज़ाया हो जाएगा हिस्ट्री का। अगर ये हम डैम ना बनाएं तो ये जो साइट्स हैं हमारी, ये फ्यूचर में रिलीजियस टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती हैं और हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लिए भी टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। लेकिन जब ये हम डैम बना देंगे तो मे बी डैम की वजह से कुछ टूरिस्ट आए, लेकिन वो जो हमारी हिस्ट्री का एक एसेट था वो हमारा ज़ाया हो जाएगा। ये भी एक अहम चीज़ थी इसकी कंस्ट्रक्शन में, अभी भी है। और दूसरा ये है कि 95% मैंने एरिया आपको पहले भी बताया, ऑलमोस्ट 90, मैं एक सेफ एस्टिमेट के लिए थोड़ा कम लिख रहा हूँ कि 90% एरिया जो है वो GB का है, जबकि पावर हाउस बन रहा है KPK में। अब पाकिस्तान का आइन जो है वो कुछ इस तरह के मतलब जब रॉयल्टीज़ दी जाती हैं तो वो उसका ये रॉयल्टीज़ के बारे में इस तरह स्टिपुलेट करता है कि जिन एरिया में पावर हाउस होगा, जिस एरिया में उस एरिया को रॉयल्टी मिलेगी। अब पावर हाउस KPK में है, और जबकि रिजर्वायर जो है वो 99% या 95% इसके दरमियान कुछ परसेंटेज है, उस मतलब ज़्यादातर जो है मोस्टली 90 से अबव जो है वो GB में है। और जबकि 5 से 7% जो एरिया है वो KPK का एरिया है, और उसमें पावर हाउस बना के सारी रॉयल्टीज़ KPK को जा रही है। तो ये रॉयल्टीज़ का भी कुछ इशू था। दूसरा डिस्प्लेसमेंट और कंपनसेशन का भी ये था कि जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है डिस्प्लेसमेंट प्लान से और कंपनसेशन से। किसी को 3 लाख रुपया दिया जा रहा है पर कनाल, किसी को 6 लाख रुपया। और क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि पहाड़ी एरिया है और यहाँ का प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है कि कौन कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के जो हैं काफ़ी सवाल जो हैं खड़े हो जाते हैं। अब हम इस डैम की कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो डैम की वाल होगी ये 272 मीटर टाल है। तो 272 मीटर टाल होने की वजह से ये एक तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट टालेस्ट इन द वर्ल्ड होगी। और दूसरा ये है कि इसकी फिर उस एरिया से पीछे रिजर्वायर जो है वो काफ़ी बड़ा है, और तकरीबन कितना बनता है वो तकरीबन 100 किलोमीटर जो है वाटर रिजर्वायर होगा इसका।
इसमें 2 पावर हाउसेज प्रपोज किए गए हैं और हर पावर हाउस में तकरीबन 12 यूनिट्स होंगी। 12 यूनिट्स मतलब 12 टर्बाइंस होंगी और हर टर्बाइन की कैपेसिटी होगी 375 मेगावाट। कुल मिला के ये 4500 मेगावाट जो है प्रोडक्शन इसकी होगी और 18,000 गीगावाट जो है वो पर एनम सालाना इसकी प्रोडक्शन होगी। रेजरवायर की लेंथ जो है वो 1 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, हम पहले इसका डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी स्टोरेज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 6.5 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगी। और ये जो है पाकिस्तान की करंट जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 35 डेज़ है, जबकि ये डैम बनने के बाद जो 35 से 48 डेज़ हमारे पास हो जाएंगे कि हम इतना वाटर स्टोर कर सकते हैं इतने दिन के लिए। नीचे एरिया में इरिगेशन के लिए भी हम इस डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं कनालें निकाल के। और ये इसका एक अहम पर्पज़ ये भी है कि ये जो काफ़ी जो सैलाब आते हैं इंडस में वो काफ़ी सैलाब रोक लेगा, क्योंकि ये पानी ऊपर रेजरवायर में अपने जमा कर लेगा और जिससे हमारे नीचे वाले एरियाज़ में फ्लडिंग कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब ये डैम्स होते हैं तो इनमें काफ़ी रॉक्स और सेडिमेंटेशन आ रही होती है नीचे, तो इससे नीचे जो हमारा डैम है वो तरबेला डैम है जो काफ़ी पुराना है और इसकी दिन ब दिन लाइफ कम हो रही है। जब ये डैम बन जाएगा तो काफ़ी जो है वो सेडिमेंटेशन जो है वो इस डैम में रुक जाएगी और नीचे वाले डैम में नहीं आएगी, जिसकी वजह से नीचे वाले डैम की भी लाइफ बढ़ जाएगी। ये डैम, अब इस डैम की कुछ फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस डैम को कास्ट अभी जो बनाने में इसकी कास्ट आ रही है वो 14 बिलियन US डॉलर है। शुरू में ये तकरीबन 8 मिलियन डॉलर थी, जो क्योंकि वक्त पे प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका, बढ़ती बढ़ती 11 पे गई, 11 से 12 पे और अब फाइनली ये 14 बिलियन डॉलर पे फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो इसको हर हाल में शुरू करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास तो हमने गए थे, लेकिन जाहिर बात है इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से और इस रीजन की जो डिस्प्यूटेड वो है स्टेटस है उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमें कुछ खास इसके बारे में लोन ना मिल सका। चाइना हमारे पास एक ऑप्शन था और CPEC में चाइना ने कहा था कि इस डैम को शामिल कर लेंगे और वो CPEC के थ्रू इस डैम को करेंगे, लेकिन चाइना की कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल ना थी और हमने वो फाइनेंसिंग सोर्स जो है ना हमने इसको CPEC में शामिल ना होने दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वापटा के पास कुछ फंडिंग है, वो वापटा कह रहा है कि उसके पास उन्होंने कुछ इस टाइम के लिए फंडिंग अरेंज की हुई है, तो उस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे और कुछ वापटा दे और कुछ वापटा जो है कमर्शियल बैंक से ले लेगा। ऐसा प्रपोज भी है कि टैरिफ जो है वो हमारे बिल्स में डाल दिया जाए, जैसे नीलम जेलम सरचार्ज लिया जाता था, मैं भी इस तरह कुछ इसका भी लेना शुरू कर दें। अरब कंट्रीज़ के हमारा ऑप्शन था और डोमेस्टिक कमर्शियल फाइनेंसिंग भी है। ये डोमेस्टिक कमर्शियल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वापटा वाला सोर्स जो है वो हमने चूज़ किया है, क्योंकि यही हमारे पास बच गए थे फाइनेंसिंग सोर्स। अब देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले देखेंगे जब ये डैम यहाँ पे बनेगा तो ये जो लोकल कम्युनिटी है वो लोकल कम्युनिटी बहुत मुतासर होगी। सारी बात है, ये जब डैम बनेगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट बनेगी और जब ये वाल बन जाएगी डैम की वाल, तो पीछे जो है पानी जमा होना शुरू हो जाएगा रेजरवायर, और ये जो सारा एरिया है ये इस एरिया में वो जो आबादी है वो मुतासर हो जाएगी। अभी इन लोगों का लाइफस्टाइल ये है कि ये लोग जानवर पालते हैं और ये जो कुछ थोड़ी बहुत ही वो लैंड है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये डैम बन जाएगा तो ये इनका ये लाइफस्टाइल काफ़ी मुतासर हो जाएगा, डिस्टर्ब भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इनका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा है उस लोकल सोसाइटी पे। फिर उस एरिया का थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अब काफ़ी एरिया में पानी आ जाएगा, तो जो मतलब पहले नया था तो ज़ाहिर बात है उस एरिया की थोड़ी सी जियोग्राफी उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके आप थोड़े से हम पॉजिटिव पॉइंट भी देख सकते हैं कि सबसे पहले देखें कि ये जब हमें उस एरिया में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो सबसे पहले ये वहाँ पे लोकल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी उन लोगों का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो जानवर पालते हैं और थोड़ी बहुत ही एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन जब ये डैम कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स मिलेंगी, उनको लेबर में जॉब्स मिलेंगी, जिससे उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी उनको अर्निंग मिलेगी और फिर उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी अपग्रेड होगा। दूसरा यह है कि जो डिस्प्लेस होंगे तकरीबन 32 विलेजेस हैं, उनकी जगह 9 जो हैं वो मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। वो काफ़ी प्लानिंग से इंशाल्लाह बनाए जाएंगे, जिनकी वजह से वहाँ पे भी एक अच्छा टूरिज़म स्पॉट बन सकते हैं।
अगर उनको अच्छी तरीके से बनाया जाए और प्रॉपर प्लानिंग से बनाया जाए, तो उन 9 विलेज में ये रहेंगे, उससे भी इनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये पहाड़ों के ऊपर रह रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में काफ़ी फासला होता है, कोई ख़ास इनके सेहत और एजुकेशन की सहूलत ना थी। NRSP, मेरे ख्याल से आगा खान का NRSP जो है, NRSP तो नहीं है उस तरह उनका, कुछ जैसे हमारा NRSP है इस तरह का आगा खान फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है, वो उस वहाँ पे है। और सिर्फ जो ये जो हमारी चाइना पाकिस्तान की रोड है, इस वजह से अभी उनका जो भी मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस एरिया में या कमर्शियल एक्टिविटी है वो थी, लेकिन अब इसकी वजह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी उस एरिया में बढ़ जाएगी। और फिर कि जब वो 9 विलेज बन जाएंगे तो उन 9 विलेजेस में ये कमर्शियल एरियाज़ होंगे, वहाँ पे कुछ शॉप्स होंगी, और फिर मे भी कुछ तहसील्स बना दें या कुछ डिस्ट्रिक्ट बना दें, तो काफ़ी इस तरह भी उस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट होगी। हमने डिस्कस कर लिया कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी मकामी लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 16,500 जॉब्स इसमें ये जनरेट करेगा ये प्रोजेक्ट। एनर्जी क्राइसिस में फ़ाइट करने की मदद करेगा पूरी इकानमी से, जिससे पूरी इकानमी में जिससे क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये सस्ती बिजली पैदा करेगा, प्रोजेक्ट तकरीबन 3 से 4 पे फ़ी यूनिट होगी, तो काफ़ी सस्ती बिजली पैदा होने की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इससे डेवलप करेगी, और फिर जब हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। रीजनल डेवलपमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस एरिया में जब देखें ये इतनी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो वहाँ की रोड पहले डेवलप की जाएंगी ताकि मशीनरी को इस्लामाबाद से वहाँ तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी रोड, और एक और ये है कि क्योंकि ये जो रिजर्वायर बनेगा तो तकरीबन 110 किलोमीटर जो रोड है वो कराकोरम हाईवे की वो सारी सबमर्ज हो जाएगी, ये इस डैम के अंदर आ जाएगी। तो वो जब डूब जाएगी तो उसके लिए एक और हमें रोड बनानी पड़ेगी तकरीबन 110 किलोमीटर। तो ये सारी रोड जो है ये उस एरिया में डेवलपमेंट है उस एरिया की। तो ये सारा कुल मिला के एट दी एंड पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इससे आल्दो हमारा रिलीजियस जो बुद्धिस्ट हैं वो टूरिस्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिस्ट काफ़ी स्पॉट्स हैं, और ये डैम्स भी जो हैं अक्सर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसका। लोकल डिस्प्लेसमेंट हमने कहा है कि 32 विलेज डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसमें तकरीबन 4,250 फैमिलीज जो हैं वो डिस्प्लेस होंगी। उनके लिए कुछ कोटा बनाया जाएगा ताकि उनको कुछ जॉब्स मिल जाए और उनके लिए मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं जिनमें हॉस्पिटल होगा, एजुकेशन और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसका एक और मसला ये है कि हम जब ये डैम स्टार्ट करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इंडिया का आजकल वैसे भी काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो मे भी वो इसको रोकने के लिए मज़ीद कुछ ऐसा एग्रेसिव काम करे जो मतलब जो हमारे रीजन के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद एक और हमारी इम्पैक्ट किया है कि ये हमारे रिसोर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारी काफ़ी आबादी जो है वो गुर्बत से नीचे है, और हमारे डाटा में काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, बजट सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद हमें इतनी ह्यूज कास्ट हमें अपने इस तरह के प्रोजेक्ट में, मेगा प्रोजेक्ट में स्पेंड करनी पड़ी है। जबकि हम अगर ये इसके बजाय हम किसी और कामों में स्पेंड करें तो हम उधर भी कर सकते थे, जो मतलब हमारे लोगों को सेहत की सहूलत की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं दे सक रहे। लेकिन हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, ना तो हमारे पास वाटर कैपेसिटी है, और वैसे भी हम एनर्जी क्राइसिस से दो चाह रहे हैं। तो ये ह्यूज कॉस्टली तो है, लेकिन ये हमें शुरू करना ही है। ये कुछ चीज़ें थी इसके बारे में जो मैंने आज डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि करंट अफेयर में से न्यू वीडियोस बनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।